नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी पर स्वागत है। टॉपिक आप देखिए, उत्तर मुगल काल एवं मुगल साम्राज्य का पतन। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और यहाँ से ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, तो दोनों पर चर्चा होगी। उत्तर मुगल काल कहने का मतलब औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कौन कौन से शासक हुए और कहाँ तक जाना है वो पढ़ लेना है। और मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, डिक्लाइन क्यों हुआ। 1857 में मुगल साम्राज्य एकदम समाप्त हो गया। बहादुर शाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया, तो वहाँ तक पढ़ना है हमको। इसलिए हो सकता है कि यह वीडियो आज की बड़ी हो, क्योंकि एक चैप्टर ख़त्म करना है पूरा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। उससे आपका फ़ायदा होगा कि आपको तोड़ मरोड़ नहीं होगा। एक ही वीडियो में आप उत्तर मुगल काल से प्रारंभ करेंगे और पतन तक पढ़ डालेंगे। इसलिए आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और लिखते चलिएगा, मैं लिखाते चलूँगा और समझाते चलूँगा, ठीक है। तो टॉपिक होगा आपका मुगल साम्राज्य का पतन। तो पहले हम उत्तर मुगल बादशाह के बारे में जान लें। जैसे अगर हम मुगल शासकों की बात करें, तो आप ये जानते हैं बाबर। हालांकि ये मिडिल हिस्ट्री में आप इसको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन एक क्रम मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ाया है। मैंने शुरुआत आधुनिक से कर दिया है क्योंकि आधुनिक से प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि पहले इसको आधुनिक ही समाप्त कर लिया जाए। तो पहले बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये जो काल कहलाता है ये मुगल पीरियड है। और यहाँ से औरंगजेब से ये काल जो है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो काल होता है वो उत्तर मुगल काल कहलाता है, ठीक है। लेटर मुगल पीरियड एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पिरर, ठीक। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद। तो आप लिख लेंगे कि 1707 3 मार्च, ये देखिए आप समझ लीजिए, 3 मार्च 1707 में को औरंगज़ेब की अहमदनगर में मृत्यु हो गई। 3 मार्च 1707 को आप लिखते चलेंगे, मैं वो तो आराम से बोल रहा हूँ और बाकी मैं फ्रेम से आपको समझाता हूँ। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में मृत्यु हो गई। तो अहमदनगर में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद इसके पुत्रों में संघर्ष, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो गया। उनके पुत्रों में 3 पुत्र थे, मुहम्मद मुअज्जम, ठीक, मुहम्मद आजम और कामबख्श। बात समझिएगा, औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुई, उसकी अहमदनगर में हुई। और उसकी मृत्यु के बाद मुगल वंश की गद्दी पर कौन बैठेगा, इस पर उनके पुत्रों में, औरंगज़ेब के पुत्रों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इसमें अंतिम सफलता मुहम्मद मुअज्जम को मिली, ठीक है। मुहम्मद मुअज्जम ने, ध्यान से देखिए, मुहम्मद मुअज्जम ने 1708 में जजाओ के युद्ध में
एरो समझिएगा, आप लिखते चलेंगे। मोहम्मद मुअज्जम ने मोहम्मद आजम को 1708 में दजाओ में पराजित किया और मार डाला। ठीक। कामबख्श को हैदराबाद में 1709 ईस्वी में मार डाला। अब यह डिसाइड हो गया कि मुगल वंश का शासक कौन होगा, तो मोहम्मद मुअज्जम होगा। मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। 1707 से 1712 ईस्वी इसका शासन है। ठीक। बहादुर शाह प्रथम, इसको शाहे बेखबर कहा जाता है। शाहे बेखबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको चापलूसी बहुत पसंद थी और इसने मनमनते तरीके से खुलेआम पद, रियासतें, उपाधियां बांटने शुरू कर दिया। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे शाहे बेखबर कहा। अब इसकी कुछ चीज़ों को देख लें। ये देखिए, पहला काम इसने क्या किया, अब हम इसके बारे में पढ़ लें, मोहम्मद मुअज्जम के बारे में पढ़ें। ठीक। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब शासक कौन हो गया है, मोहम्मद मुअज्जम। तो इसके कार्य हम देख लें। इनका काम खत्म हो गया। पिक्चर से ये दोनों लोग बाहर हो गए, मोहम्मद मुअज्जम और कामबख्श। तो इसके बारे में देखिए। नंबर 1। ठीक। नंबर 1, शिवाजी के पौत्र आप लिख लेंगे, साहू जी को आजाद किया। शिवाजी के पौत्र साहू जी को आजाद किया। नंबर 2, मराठों को चौथ मतलब 1/4 भाग और सरदेशमुखी, मराठों को चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दिया। नंबर 3, ठीक है, गुरु गोविंद ये सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह से संधि किया, परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया और बंदा बहादुर और बहादुर शाह प्रथम में के बीच में संघर्ष भी हुआ और इस संघर्ष में लौहगढ़ का किला मुगलों के हाथ लगा। बंदा बहादुर ने किया और बहादुर शाह प्रथम और बंदा बहादुर के बीच संघर्ष हुआ और संघर्ष में लौहगढ़ का किला मुगलों के हाथ लगा। यह लौहगढ़ का किला कहाँ है, तो अंबाला। यह लौहगढ़ का किला कहाँ पर है, तो यह अंबाला में हिमालय की तराई में है और इसका निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने कराया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक। एक चीज़ और, 1711 ईस्वी में डच शिष्टमंडल दरबार में आया था। 1711 ईस्वी में डच शिष्टमंडल बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था और इसका काफ़ी स्वागत किया गया। ठीक है। इसमें
इसके स्वागत में पुर्तगाली नर्तकी जूलियाना का योगदान अधिक था। उस जूलियाना का एक और नाम है फिदवा बीबी। ठीक है, तो ये रहा बहादुर शाह प्रथम के बारे में बात। फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। 3 मार्च 1707 में औरंगज़ेब की अहमदनगर में मृत्यु हो गई। तो उस मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों मोहम्मद मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म और कामबख्श में संघर्ष हुआ। मोहम्मद मुअज़्ज़म ने मोहम्मद आज़म को दजाओ के मैदान में और कामबख्श को हैदराबाद में पराजित किया और मार डाला। मोहम्मद मुअज़्ज़म बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा और उसे इतिहासकारों ने शाह बेखबर की उपाधि दिया। शाह बेखबर इस कंडीशन में कहा गया क्योंकि उसने बहुत उपाधियाँ, बड़ी रियासतें दान कर दिया था, इसलिए उसको शाह बेखबर भी कहा जाता है। अब मोहम्मद मुअज़्ज़म के कुछ कार्य, मराठों से दोस्ती करनी चाहिए, इसके लिए इसने शिवाजी के पुत्र साहू जी को आज़ाद कर दिया। मराठों को चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दिया। गुरु गोविंद सिंह से संधि किया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का परचम लहराया और मोहम्मद मुअज़्ज़म से संघर्ष किया। इस संघर्ष में यद्यपि लोहगढ़ किला मुग़लों के हाथ लगा, लेकिन सिखों का दमन नहीं हुआ। इसके अलावा उसके दरबार में 1711 में डच शिष्टमंडल आया था और डच शिष्टमंडल को बहादुर शाह प्रथम से मिलाने में पुर्तगाली नर्तकी जूलियाना का हाथ था, जिसको फिदवा बीबी कहा जाता था। तो इसमें आपको कुछ बातें इम्पॉर्टेंट यही है, शाह बेखबर की उपाधि किसको दी गई, ये एक इम्पॉर्टेंट है, और लोहगढ़ का किला, और ये 2-3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया उत्तर मुग़ल काल जो हम पढ़ते हैं वह कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आपका बहादुर शाह प्रथम के यहाँ से प्रारंभ होता है, मीन्स औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद से प्रारंभ होता है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के बारे में सिडनी ओवन, ध्यान से लिख लेंगे आप कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में सिडनी ओवन ने लिखा कि उत्तर मुग़ल काल में यही एकमात्र योग्य शासक था। सिडनी ओवन ने लिखा, उत्तर मुग़ल काल में यही मात्र केवल एक योग्य शासक था जिसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा मोहम्मद मुअज़्ज़म के बारे में। ठीक, अब हम अगले शासक की बात करते हैं। मोहम्मद मुअज़्ज़म की मृत्यु, हालांकि यह 63 वर्ष की अवस्था में, मोहम्मद मुअज़्ज़म माने बहादुर शाह प्रथम 63 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था और 1712 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु, यहाँ देखिए मैं मोहम्मद मुअज़्ज़म न लिखकर बहादुर शाह प्रथम लिखता हूँ। अब आप समझेंगे कि इसी नाम से गद्दी पर बैठा था। 1707 से 1712 ईस्वी तक इसकी मृत्यु के बाद इसके 4 पुत्रों में फिर संघर्ष हो गया। इसके 4 पुत्रों में संघर्ष हो गया। जहांदार शाह, बल्कि इसको हम यहाँ बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसे समझाने में। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, प्रथम की मृत्यु के बाद इसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। इसके पुत्र थे जहांदार शाह, फिर अजीउस्सान, फिर रफ़ी-उस-शान, फिर जहानशाह। इसके बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद, आप पूरा लिखेंगे, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद इसके 4 पुत्रों में
फिर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, माने गद्दी पर कौन बैठेगा इसको लेकर संघर्ष हुआ। और एक खास बात बताऊं दोस्तों कि ये इसके पुत्र इतनी नीचता की हद पर आ गए थे कि गद्दी पर कौन बैठेगा ये फैसला उन्होंने पहले करना समझा, बहादुर शाह प्रथम को दफनाने की औचित्य को बाद में समझा। मीन्स गद्दी प्राप्त करने के लिए बहादुर शाह प्रथम की 1 माह तक लाश ऐसे ही पड़ी रही। पॉइंट नोटेड कि गद्दी मुगल वंश की साम्राज्य की गद्दी प्राप्त करने के लिए बहादुर शाह प्रथम की लाश को 1 माह तक खुले में रखा गया। जरूरी ज़्यादा इन लोगों को ये लगा कि पहले हम गद्दी प्राप्त करें। ठीक, तो इसमें सफल कौन हुआ? इसमें सफल हुआ जहांदार शाह। इसमें ये सफल हुआ। सफल होने का कारण क्या था? इसकी सफलता क्यों हुई? तो इसकी सफलता का कारण था जुल्फ़िकार खां। जुल्फ़िकार खां इसके का सहयोग से, ये देखिए, जुल्फ़िकार के सहयोग से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा और इसका जो कालखंड है 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी, 1 वर्ष तक, 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा? जुल्फ़िकार खां सहायता से। तो जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खां को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ठीक, यहां तक बात क्लियर? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता है? साहेब-ए-खबर। बहादुर शाह प्रथम को साहेब-ए-खबर, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, इसके बाद आएगा फर्रुखसियर को घृत कायर और रोशन अख्तर माने मोहम्मद शाह को रंगीला। ये नाम पूछे जाते हैं। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, जुल्फ़िकार खां की सहायता से गद्दी पर बैठा। अब इसके कार्य देख लेते हैं, इसने कार्य कौन सा किया ये देख लीजिए। अब ये देखिए, नंबर 1 इसके कार्य देख लें। नंबर 1 आप लिख लेंगे, जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर समाप्त किया। नंबर 2 मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया। आप लिखते चलेंगे, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया और जय सिंह को, नंबर 3 जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया। जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया और इसे मिर्जा राजा की उपाधि दिया। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न दोस्तों बहुत हैं। जजिया कर समाप्त किया जहांदार शाह ने, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया और मालवा का सूबेदार जय सिंह को नियुक्त किया। ठीक है, और मिर्जा राजा जय सिंह को उपाधि दिया। अगला, छत्रसाल के साथ दोस्ती किया, और एक पद्धति मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नीचे नहीं, इजारा प्रथा को जारी किया। इजारा प्रथा आप लिख लेंगे, इजारा प्रथा को जारी किया। तो कुछ खास बातें जहांदार शाह के बारे में, माने बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? जहांदार शाह। ठीक है, किसके सहयोग से? जुल्फ़िकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा। जुल्फ़िकार खां को प्रधानमंत्री बनाया।
जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसने जजिया कर समाप्त किया, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया, जय सिंह मालवा के सूबेदार को मिर्जा की उपाधि दिया, छत्रसाल के साथ दोस्ती की और एक इजारा प्रथा जारी किया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी हत्या 1712, इसकी हत्या 1713 में, जहांदार शाह की हत्या 1713 ईस्वी में कर दी गई और हत्या फर्रुखसियर ने कर दिया। ठीक है, इसकी हत्या, जहांदार शाह की हत्या फर्रुखसियर ने कर दिया। फर्रुखसियर। अब ये फर्रुखसियर कौन है? तो फर्रुखसियर जहांदार शाह का भतीजा और अजीमुस्सान का पुत्र। एरो आप समझ रहे हैं? 1713 में फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या कर दी, फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या कर दी और ये गद्दी पर बैठा 1713 से 1719 ईस्वी, 6 वर्षों के लिए। अब फर्रुखसियर को, इसको घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है। गौर करें, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। आगे चलिए दोस्तों, फर्रुखसियर को गद्दी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने में सबसे बड़ा योगदान, फर्रुखसियर को आप लिखते चलेंगे, फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने का सबसे बड़ा योगदान अली बंधुओं का है। इन अली बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, राजा निर्माता। इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे ही जैसे जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, वहाँ पर इल्तुतमिश ने जो चालीसा गुट का तैयार किया था, तुर्कान चिहालगानी या चालीसा कहा जाता है, इल्तुतमिश ने जो 40 सरदारों का गुट तैयार किया था, वे भी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अपने मन मर्जी से राजाओं को नियुक्ति करते थे और उसमें रजिया सुल्तान से इनका विरोध भी हुआ, इसीलिए वो गद्दी पर नहीं बैठ पाई थी। इल्तुतमिश के तुरंत मरने के बाद आराम सा गद्दी पर बैठा था। तो वैसे ही उत्तर मुगल काल में अली बंधु, आगे भी देखेंगे, अली बंधु को राजा निर्माता किंग मेकर कहा जाता है, क्योंकि इन अली बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा। अब ये अली बंधु कौन है? तो एक है अब्दुल्ला खां और दूसरा है हुसैन अली। ठीक, अब्दुल्ला खां को फर्रुखसियर ने वजीर बनाया, वजीर मतलब वही प्रधानमंत्री बनाया, और हुसैन अली को मीर बख्शी मतलब सेनापति बनाया। ठीक, फर्रुखसियर इन अली बंधुओं के प्रभाव से निकलना चाहता था। ठीक है, फर्रुखसियर इन अली बंधुओं के प्रभाव से निकलना चाहता था। ठीक, अब आगे देखें, अब हम फर्रुखसियर के कुछ कार्य देख लें। फर्रुखसियर ने जय सिंह को सवाई राजा, आप लिख लेंगे, फर्रुखसियर ने जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि दिया। फर्रुखसियर ने जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि दिया। ठीक है, अगली बात, जजिया कर समाप्त किया। अगली बात लिखने की, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। दोस्तों ऐसे कोई आपको बताएगा नहीं, एकदम चार्ट से आप समझ लीजिए, सब आपको भूलेगा नहीं, एकदम पूरा चार्ट के सामने है, आपके सामने। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। अगली बात, 1707 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान
द्वारा व्यापार की छूट मिली। इसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, 1717 में जो फरमान जारी किया गया था उस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इसे मैग्ना कार्टा कहा गया था, क्योंकि उसको व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, एक कार और, क्योंकि जगह नहीं है नीचे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बंदा बहादुर को फांसी पर चढ़ाया। बंदा बहादुर को फांसी पर चढ़ाया। ठीक है, तो ये रहा आपका 1716 ईस्वी दिल्ली। कोई दिक्कत दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम, रिकॉल देखिए, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु, गद्दी के संघर्ष को जहांदार शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहान शाह में। जहांदार शाह इसमें गद्दी पर बैठा और एक माह तक इसकी लाश बाहर पड़ी रही, जहां बहादुर शाह प्रथम की। जुल्फ़िकार खां के साथ इस गद्दी पर बैठा, उसके ये कार्य हैं। इसकी हत्या जहांदार शाह के फ़ारूक सियर ने कर दिया। और किसके साथ इस गद्दी पर बैठा फ़ारूक सियर? अली बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये प्रश्न पूछे गए हैं। अली बंधु कौन? तो ये दोनों नाम आपको याद हों। घृत कायर की उपाधि किसको दिया गया? इसके कार्य देख लीजिए। बंदा बहादुर 1716 में, यहीं से लिख लीजिए आप, बंदा बहादुर 1716 में फांसी चढ़ाया। जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि दिया, जजिया कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा समाप्त किया और 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतया व्यापार, बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी, जिसे कंपनी की तरफ से मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं होती। अगर ये ब्लैक बोर्ड लंबा होता तो आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा। आप इसको लिख चुके होंगे, बाकी अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप इसको डाउनलोड कर 2-3 बार पढ़िएगा, लेकिन लिख लीजिएगा ज़रूर। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री जिस तरह से मैंने पढ़ा दिया वैसे आपने पढ़ डाला तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मैं भरोसा आपको दिला सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम फ़ारूक सियर से ही स्टार्ट करते हैं। फ़ारूक सियर 1713 से 1719। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूं कि फ़ारूक सियर अली बंधुओं के मोह जाल से अलग होना चाहता था। फ़ारूक सियर और इनकी वह हत्या कराना चाहता था। ठीक है, परंतु इसकी खबर, फ़ारूक सियर के इस चाल की खबर अली बंधुओं को हो गई। फ़ारूक सियर, आप लिख लेंगे, फ़ारूक सियर के इस चाल की खबर अली बंधुओं को हो गई। अतः अली बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ अली बंधुओं ने दिल्ली में एक संधि हुई, जिसको दिल्ली संधि कहा जाता है। दिल्ली में एक संधि हुई। इस संधि में फ़ारूक सियर को, इस संधि के द्वारा बाद में इस संधि हुई जिसमें बालाजी ने अली बंधुओं का साथ दिया और इसके द्वारा फ़ारूक सियर को गद्दी से उतार दिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अब फ़ारूक सियर के बाद क्रमशः रफ़ी उर दर्जात फ़ारूक सियर की हत्या, ये देखिए, फ़ारूक सियर की हत्या के बाद अली बंधुओं ने रफ़ी उर दर्जात और रफ़ी उर दौला को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, तो इनका कालखंड देख लीजिए। 28 जून
1719 से लेकर सितंबर 1719, जून 1719 से लेकर 4 जून 28 फरवरी और 4 जून ये गद्दी पर बैठे। और रफ़ी-उद-दौला के बारे में आप लिख सकते हैं 6 जून 1719 से 6 जून 1719 से आपका 17 सितंबर 1719। तो इनके बारे में क्या पढ़ लेना है, बस एक बात जान लेना है, क्या लिख लेंगे कि उत्तर मुगल काल में, इसके बारे में, उत्तर मुगल काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला पहला शासक। उत्तर मुगल काल में या कहूँ पूरे मुगल काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था रफ़ी-उद-दरजात। और इसके बारे में दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला, पहला पूछे तो रफ़ी-उद-दरजात और दूसरा पूछे तो रफ़ी-उद-दौला। माने अली बंधुओं ने फर्रुख सियर की हत्या के बाद रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला को क्रमशः गद्दी पर बैठाया और उनको हटा दिया पद से, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के बाद जो अगला शासक बना वो था रोशन अख्तर। यह भी अली बंधुओं की सहायता से ही गद्दी पर बैठा। ध्यान सुनेंगे, यह रोशन अख्तर भी अली बंधुओं की सहायता से ही गद्दी पर बैठा। इसका कालखंड देख लीजिए, 1719 से 1748। अब इसका नाम, यह मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से गद्दी पर बैठा। इसको रंगीला क्यों कहा गया? क्योंकि यह पशु क्रीड़ा में प्रेम करता, नारी मोह इसको ज़्यादा था, शराब और नृत्य में लीन रहता, इसीलिए इसको रंगीला की उपाधि दी गई। तो मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, रंगीला की उपाधि दी गई। असली नाम इसका था रोशन अख्तर। और सबसे उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होगा दोस्तों, ये काफ़ी है तो अयोग्य, लेकिन इसकी अयोग्यता ही इम्पॉर्टेंट है। ये तो बहुत अयोग्य है, इसकी अयोग्यता ही आपको एग्जाम के लिए है। वो ये है कि उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक समय तक शासन किया। उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक समय तक शासन किया। पहली बात, कितने साल तक किया? तो ये 29 वर्ष तक शासन किया। अभी तक देखिए, कोई 6 वर्ष, 5 वर्ष, कोई महीनों के अंतर में शासन किया। जैसे इनके बारे में आप देखिए, केवल महीने का अंतर है, ठीक है। तो 29 वर्ष तक रोशन अख्तर शासन हुआ। और इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से फेमस है। रंगीला क्यों कहा गया? तो ये नारी प्रेम, शराब और नृत्य में आनंद इसको आता था, पशु क्रीड़ा में प्रेम रखता था, इसलिए इसको मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया। इसके काल की घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो देखिए। इसके काल की पहली घटना, सैयद बंधुओं का अंत हो गया, इनकी हत्या हो गई। सैयद बंधुओं में वही अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, भूलने के चांसेस नहीं होने चाहिए। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, पहली घटना। दूसरी बात, सैयद बंधुओं का अंत हुआ। दूसरी बात, इसके समय में नादिर शाह का आक्रमण,
इसके समय में प्रश्न बहुत पूछा गया है, इसके समय में नादिर शाह का आक्रमण और सन है आपका 1739 ईस्वी। आगे चलें, अगला मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन जिसको तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक, तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक, ठीक है। क्यों अंतिम शासक दोस्तों? इसलिए क्योंकि नादिर शाह यह एक, आगे मैं बढ़ाऊंगा, यह एक फारस अफगान का आक्रमणकारी था और इसने भारत पर आक्रमण किया, पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त किया और इतना धन प्राप्त किया कि अपने अवदेश अफगान जाकर 2 वर्षों तक अपनी प्रजा को कर मुक्त कर दिया। किसी प्रकार का कोई भी कर नहीं लिया, इतना धन संपदा लेके गया था। इसके अलावा मयूर सिंहासन, तख्त ताउस जिसको शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली में उसको स्थापित करवाया था, उसको नादिर शाह लेके चला गया। तो यहाँ प्रश्न बन जाता है कि तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो वह था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। और एक बात और, यह अयोग्य था, इसलिए इसके काल में हैदराबाद, बंगाल, अवध, उड़ीसा ये काफ़ी राज्य स्वतंत्र हुए, माने मुगल वंश की अधीनता से आज़ाद हो गए। हैदराबाद चिनकिलिज खां निजामुल मुल्क, बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध सआदत खां, तो ये मुगल माने मुगल शासकों के अधिकार क्षेत्र से ये एकदम अलग हो गए, ठीक है। ये जो रोशन अख्तर था, ये मैं बताऊं, रोशन अख्तर ये जहान शाह का पुत्र था, माने बहादुर शाह के पुत्र का पुत्र था, ठीक है। आप ये जानना चाहते हो तो यह जहान शाह का पुत्र था, ठीक है। मैं आ रहा हूँ। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मोहम्मद शाह रंगीला के आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्योंकि हमको बहादुर शाह जफ़र तक जाना है। उसकी लाइन है अंतिम, जब वो जेल में था उसने कहा, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, जो 2 दिन आरजू में कट गए और 2 दिन इंतज़ार में। तो आज के लिए इतना ही। अभी आपको 1857 के विद्रोह तक लेकर चलना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।